हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला पार्ट पढ़ा था, जहां पर हमने 4 में से पहले 2 चैलेंजेस को अच्छे से समझा था। अब हम आ चुके हैं इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में, जहां पर हम रिमेनिंग 2 चैलेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट 2। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा थर्ड चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज, जिसका नाम है रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। तो थर्ड चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है? जो रोल है पैसों का, मनी का और बाहुबल का, मसल पावर का, ये एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। वो कैसे, ये समझ लेते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से। यहाँ पर लिखा है द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस इज अनदर चैलेंज। मतलब कि धीरे धीरे जो मनी का और मसल पावर का रोल बढ़ता जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में, स्पेशली इलेक्शंस के दौरान, चुनावों के दौरान, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और साथ ही साथ हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी। अब इससे पहले हम इसके बारे में और डिटेल में समझें, यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है जो आपके चैप्टर में है। इस कार्टून में आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं। ये है इटली के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है सिल्वियो बर्लुस्कोनी। ये जो इटली के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे। ये पॉलिटिशियन के साथ साथ एक टॉप बिजनेसमैन भी थे। इनके कई सारे बिजनेसेस थे, ये कई सारे मीडिया हाउसेस को ओन करते थे, पब्लिकेशंस को ओन करते थे, फुटबॉल टीम को भी ओन करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा रिच भी थे। और इन्होंने अपने इस मसल पावर का, अपने मनी का बहुत इस्तेमाल भी किया पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए, मीडिया हाउसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इसी के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कैसे मनी और मसल पावर का बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में और डेमोक्रेसी में भी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा है पार्टीज टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करती हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। वो कोशिश करती है वो किसी तरीके से आसानी से इलेक्शंस को जीत जाए, चुनावों में जीत जाए, और कई तरीके वो अपनाती हैं इसके लिए। यहाँ पर उसी में से एक शॉर्टकट के बारे में लिखा है और वो है they tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money। जो एक शॉर्टकट है जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज करने की कोशिश करती हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए, वो शॉर्टकट है कि पॉलिटिकल पार्टी ज्यादातर उन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने की कोशिश करती हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है ऑलरेडी, या फिर जो बहुत सारा पैसा रेज कर सकते हैं, फंडिंग लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है या जो बहुत सारे पैसों को रेज कर सकती हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, फंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस के दौरान कैंपेनिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, हर एक काम के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज को। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को चुने, ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करे जिनके पास बहुत सारा पैसा हो या फिर जिनकी बहुत अच्छी पहचान हो, जिसके मदद से उनको काफी सारा पैसा मिल सके, फंडिंग्स मिल सके, जिसकी मदद से वो इलेक्शंस में अच्छे से कैंपेनिंग कर सके, स्ट्रैटेजीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, अपनी एडवर्टीजमेंट अच्छे से कर सके और इलेक्शंस में आसानी से जीत हासिल कर सके। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। यहाँ पर इस पॉइंट से रिलेटेड भी एक कार्टून दिया गया है आपके चैप्टर में। इस कार्टून के नीचे लिखा है यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा है तो आपको क्यों इलेक्शंस में कंटेस्ट करना है। और ये क्यों बोला गया है? क्योंकि इस कार्टून में अगर आप देखें तो एक लेडी दिखाई गई है जो कि एक कैंडिडेट है, जो अपना फॉर्म दे रही है और उस फॉर्म के ऊपर लिखा है 50 करोड़।
मतलब कि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इस लेडी के पास, ये जो कैंडिडेट है, इनके पास 50 करोड़ रुपए हैं, ये बहुत अमीर हैं, बहुत रिच हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये इनसे पूछ रहे हैं कि आपके पास अगर ऑलरेडी इतना सारा पैसा है तो आप इलेक्शंस में खड़े क्यों हो रहे हैं, आप क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस कार्टून के थ्रू इन लोगों के, इन कैंडिडेट्स के इंटेंशंस के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि जिनके पास ऑलरेडी इतना पैसा होता है वो इलेक्शन में क्यों खड़े होते हैं, अपने फायदे के लिए खड़े होते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती है, तो उनका क्या इंटेंशन होता है इलेक्शंस में कंटेस्ट करने का, इसको क्वेश्चन किया जा रहा है इस कार्टून में। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा है, rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party। तो यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा हो। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या होता है जिसके थ्रू पैसों का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, या जिसके थ्रू हम मसल पावर और मनी का रोल देख सकते हैं, वो है कंपनीज और रिच पीपल के थ्रू। मतलब कि क्या होता है, कई बार जो अमीर लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो फंडिंग देती है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो पैसे देती है पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी कैंपेनिंग के लिए इलेक्शंस के दौरान। अब यहाँ पर बार्टर सिस्टम देखा जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये जो लोग हैं, ये जो कंपनीज हैं जो फंडिंग देती है पॉलिटिकल पार्टीज को, ये बदले में पॉलिटिकल पार्टीज से कुछ एक्सपेक्ट भी करती हैं। क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पॉलिसीज बनाते समय, डिसीजंस बनाते समय इन कंपनीज के बारे में, उन लोगों के बारे में भी सोचे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो रिच पीपल हैं या ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये पैसे देती हैं और बदले में पॉलिटिकल पार्टी से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जब जीत जाएगी तो उसके बाद वो उन कंपनीज के लिए काम करेगी, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, वो जो भी पॉलिसीज बनाएगी, जो भी डिसीजंस बनाएंगी, उनमें इन्फ्लुएंस रहेगा इन कंपनीज का, इन लोगों का, क्योंकि इन्होंने इलेक्शंस के दौरान उनकी हेल्प करी, उनको फंडिंग दी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा खतरा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब एक बार कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है फंडिंग की मदद से, तो उसके बाद क्या होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसे डिसीजंस लेती है, ऐसी पॉलिसीज बनाने की कोशिश करती है जो कि प्राइवेट इंटरेस्ट के हिसाब से हो, मतलब जो उन कंपनीज के फायदे में हो, ठीक है, और जिसके वजह से जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है वो इग्नोर हो जाता है, वो पीछे रह जाता है। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है डेमोक्रेसी के लिए, सिटीजन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज पैसे देती हैं और बदले में पॉलिसीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। और इसी वजह से यहाँ बोला गया है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि पार्टीज के अंदर पैसों का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मसल पावर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो ज्यादा पैसे देगा, जिसके पास ज्यादा पावर होगी, उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा डिसीजंस में, पॉलिसीज में, जो पॉलिटिकल पार्टी आगे जाकर लेगी। और ये ऑब्वियसली सिटीजन्स के लिए बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है। यहाँ पर इस पॉइंट से रिलेटेड भी एक कार्टून आपके चैप्टर में दिया गया है। इस कार्टून में अगर आप देखें तो ये यूएसए से रिलेटेड एक कार्टून है, जहां पर यूएसए की एक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के रेफरेंस में ये कार्टून को क्रिएट किया गया है। ये कार्टून बनाया गया है जॉर्ज बुश के टाइम पर, जब वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के। यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि डिफरेंट एलिफेंट्स हैं। अब यहाँ पे एलिफेंट्स क्यों है इतने सारे, क्योंकि एलिफेंट्स सिंबल है रिपब्लिकन पार्टी का, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे एलिफेंट्स दिखाए गए हैं जिनके ऊपर कोर्ट, फॉक्स फ्रेंड्स, हाउस, प्रेसिडेंसी, सेनेट, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सभी एलिफेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सभी इंस्टीट्यूशंस को जहां पर रिपब्लिकन पार्टी थी, ठीक है। और इसीलिए ऊपर लिखा गया है वन पार्टी कंट्री, मतलब एक ही पार्टी जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर रही है। और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा पिग देख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर लिखा है कॉर्पोरेट अमेरिका। तो ये जो इतना बड़ा यहाँ पे पिग है, ये दर्शा रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉर्पोरेट्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े बिजनेसेस को, जिन्होंने फंडिंग दी थी रिपब्लिकन पार्टी को इलेक्शंस के दौरान। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, इनकी पॉकेट्स में आप देख सकते हैं, ये एलिफेंट्स हैं, मतलब कॉर्पोरेट्स की पॉकेट्स में रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, रिपब्लिकन पार्टी के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर वो कंट्रोल कर रही हैं। तो एक तरीके से रिपब्लिकन पार्टी को यहाँ पे ये कॉर्पोरेट्स, ये कंपनीज
क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। कैसे? अपनी पॉकेट्स में उनको रख के, क्योंकि उन्होंने उन्हें पैसा दिया। और इसीलिए यहाँ पे आप एक डॉलर का साइन भी देख सकते हैं जो कि मनी पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस कार्टून में क्या दिखाया गया है कि कॉर्पोरेट्स ने फंडिंग दी रिपब्लिकन पार्टी को, उसके बाद ये पार्टी इलेक्शंस में जीती, इन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में अपना कंट्रोल हासिल किया, और इन सभी इंस्टीट्यूशंस को अब कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है डिसीजंस को? वो सभी कॉर्पोरेट्स, वो सभी बिजनेसेस जिन्होंने उनको फंडिंग दी थी। और इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, कॉर्पोरेट अमेरिका। ठीक है, तो ऐसे ही होता है जब डिफरेंट कंपनीज या फिर जब डिफरेंट बिजनेसेस, रिच पीपल फंडिंग देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसके बदले में पॉलिटिकल पार्टीज उनका फायदा करने की कोशिश करती हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती हैं चुनावों में, या तो वो उनको कैंडिडेट्स की तरह खड़ा कर देती हैं या फिर उनका सपोर्ट लेती हैं इलेक्शंस में जीतने के लिए। अब क्यों ऐसा वो करती हैं, क्यों क्रिमिनल्स को वो सपोर्ट करती हैं या क्यों क्रिमिनल्स का वो सपोर्ट लेती हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, मनी होता है, उनके वजह से लोगों में एक डर होता है, तो फियर के वजह से, इन्फ्लुएंस के वजह से, रिसोर्सेज के वजह से, पावर के वजह से, इन सभी रीजंस के वजह से लोग जो हैं वो वोट कर सकते हैं पार्टी को। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी को तो रिसोर्सेज चाहिए, उनको मनी भी चाहिए कैंपेनिंग के लिए, तो क्रिमिनल्स उनका सपोर्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्रिमिनल्स का सपोर्ट लेती भी हैं, क्रिमिनल्स को सपोर्ट देती भी हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगी तो वो जीत सकती हैं आसानी से इलेक्शंस में। और इसी तरीके से ये जो रोल है मनी का और मसल पावर का, ये देखा जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है और चैलेंजिंग है पार्टीज के लिए और डेमोक्रेसीज के लिए। तो ये था हमारा थर्ड चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज का। अब आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एंड लास्ट चैलेंज की तरफ, जो है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है that often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters। कई बार ये देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं देती हैं वोटर्स को, मतलब वोटर्स के पास चॉइस ही नहीं है अच्छा सा जिसको वो चूज कर सके इलेक्शंस के दौरान, क्योंकि सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में लड़ती हैं आजकल वो सिमिलर सी होती हैं, वो सेम सी होती हैं, कोई भी पार्टी कुछ डिफरेंट ऑफर ही नहीं कर रही वोटर्स को। इसीलिए आजकल हम ये देख सकते हैं कि वोटर्स के पास कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है वोट करते वक्त। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर वोटर्स को वोट करना है तो वो क्या देखेंगे, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे, वो ये देखेंगे कि कौन क्या क्या ऑफर कर रहा है हमें। अब अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी सेम चीजें ऑफर करेंगी तो मीनिंगफुल चॉइस रहेगी ही नहीं वोटर्स के पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि मीनिंगफुल चॉइस के लिए ये जरूरी है कि पार्टीज जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो, मतलब एक दूसरे से अलग अलग हो। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो हो वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, उनकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, उनके ओपिनियंस डिफरेंट हो, तभी तो एक्चुअल चॉइसेस होंगी लोगों के पास चूज करने के लिए। लेकिन वो अब नहीं देखा जाता है ज्यादातर। इसीलिए आगे क्या लिखा है, इन रीसेंट ईयर्स there has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world। recent years में ये देखा गया है कि काफी ज्यादा डिक्लाइन आया है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में पार्टीज के बीच में पूरे वर्ल्ड में। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये देखा गया है रिसेंट ईयर्स में कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, उनकी सोच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। मतलब कि अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो काफी सिमिलर लाइंस में ही चलती हैं, जिसके वजह से लोगों के पास अच्छी चॉइसेस नहीं रह गई हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। मतलब कि अगर हम देखें आज के टाइम में ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में जो दो प्रोमिनेंट पार्टीज हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, इन दोनों के जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट नहीं लगते हैं। दे अग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड।
क्यों बोला गया है कि इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है वो रिड्यूस हो गए हैं? क्योंकि अब ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, फॉर्म होती है, वो अब ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। अब दोनों ही पार्टीज सेम लाइंस पर चलती हैं, सिमिलर आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, जिसके वजह से ये पार्टीज अब डिफरेंट नहीं लगती हैं। सिर्फ डिफरेंट क्या है इन दोनों पार्टीज में, उन डिटेल्स में डिफरेंस है कि ये पॉलिसीज को किस तरीके से बनाएंगी, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगी। मतलब कि पॉलिसीज को कैसे फ्रेम किया जाएगा, पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बस इन दोनों बातों में ही ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से अलग है, वरना ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अदरवाइज काफी ज्यादा सिमिलर है। तो लोगों के पास अब अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। जो दो ऑप्शन उनके पास हैं, वो दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो वो किसको चूज करें? अगर दोनों अलग अलग होते, दोनों के आइडियाज अलग होते, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स अलग होते, आइडियोलॉजीज बहुत अलग होती, तो लोगों के पास एक्चुअल चॉइस होती कि हम इनको सपोर्ट करेंगे या हम इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब वो डिफरेंसेस रह ही नहीं गए हैं, तो मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है वोटर्स के पास। अब यहाँ पर इंडिया का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर लिखा है, इन इंडिया टू द डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड। इंडिया में भी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर पहले पॉलिटिकल पार्टीज के काफी डिफरेंट व्यूज होते थे, डिफरेंट ओपिनियंस होते थे, अब वो नहीं है। अब अगर हम देखें तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के जो व्यूज हैं किसके ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, वो बहुत ज्यादा सिमिलर हो चुके हैं। तो इनके भी जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत रिड्यूस हो गए हैं, कम हो गए हैं। इसीलिए those who want really different policies have no option available to them। इसीलिए जिन लोगों को कोई दूसरी पॉलिसी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज चाहिए, उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि जो भी मेजर पार्टीज हैं वो सभी सिमिलर से इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉलो करना चाहती हैं या फॉलो कर रही हैं, जिसके वजह से अगर कोई नहीं भी चाहता उन इकोनॉमिक पॉलिसीज को, या अगर कोई वोटर चेंज चाहता है पॉलिसीज में, तो भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो जो चाहता है उसकी लाइंस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही है। अब आगे क्या लिखा है, समटाइम्स पीपल कांट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स ईदर बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। पार्टीज के साथ साथ अगर हम देखें तो लोगों के पास अब डिफरेंट लीडर्स के भी ऑप्शन नहीं बचे हैं। ठीक है, अब मीनिंगफुल चॉइसेस लीडर्स में भी नहीं बची है लोगों के पास। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अब सेम सेट ऑफ लीडर्स ही आपको हर जगह दिखाई देंगे। वही सेम लीडर्स हर बार लड़ रहे होंगे, कंटेस्ट कर रहे होंगे, बस डिफरेंट क्या होगा, उनकी पॉलिटिकल पार्टी। कभी वो एक पॉलिटिकल पार्टी से लड़ेंगे, अगली बार वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे होंगे। लीडर्स सेम होंगे, बस उनकी पार्टी अलग होगी, जिसके वजह से अब लोगों के पास डिफरेंट लीडर्स के ऑप्शंस भी नहीं बचे हैं। तो ना पार्टीज के अच्छे ऑप्शन बचे हैं, ना लीडर्स के ऑप्शंस बचे हैं। तो जो वोटर्स हैं उनके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है वोट करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो लोग, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग उनको वोट करना छोड़ देंगे, या लोगों का इंटरेस्ट ही चला जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज से, और वो बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे पार्टीज के साथ, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, सभी सेम इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रही है। इसीलिए ये क्या है, एक मेजर चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो हमारा फोर्थ चैलेंज क्या है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। इसी के साथ हमारा ये फोर्थ चैलेंज और हमारे चारों ही चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज यहीं पर खत्म होते हैं, और हमारा आज का ये टॉपिक चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज भी फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चारों ही चैलेंजेस अच्छे से समझ आए होंगे, आपको अच्छे से पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से चैलेंजेस को पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है और क्यों उनके लिए इन चैलेंजेस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनने के लिए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।